Hello students, this is the first video of our Pioneer series 2027. We are starting with the physics. Now the question arises, why only physics? तो देखो भाई, पिछले 2-3 साल में ICSE में एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है। स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं बायोलॉजी में, उससे कम मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में, सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में। अब कुछ तो ऐसा होगा जिससे उनके फिजिक्स मार्क्स एकदम कम आ रहे हैं। तो उसका एक सीधा सा रीज़न ये है कि बच्चे फिजिक्स में चीज़ें समझ के ना उनको रटने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक आप रटते रहेंगे तब तक आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज कितना हो चुका है? 40 से 45% हो चुका है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप फिजिक्स को रटना छोड़ के समझने की तरफ जो है मूव ऑन कर जाएंगे। आज हमारा चैप्टर है फोर्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा चैप्टर कौन सा है? फोर्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है और इसके अलग अलग बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, टॉर्क क्या होता है, किन फैक्टर्स पे टॉर्क डिपेंड करता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और आगे चल के हम क्या देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है और किस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करती है। क्या जरूरी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के अंदर ही लाई करे? तो ये सारे सवालों जो आपको कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो में मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्या है? फोर्स। सबसे पहले देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जो चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, या फिर रुकी हुई बॉडी को चला सकता है, या फिर उसमें उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजमेंट कर सकता है, या फिर वो उसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंजमेंट कर सकता है। ऐसे देखिए, आप ये स्टाइलिश रुका हुआ है, फोर्स लगाया, चलने लगा, ठीक है, मतलब इट कैन मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ये मान लो चल रहा था स्टाइलिश, ऐसे हमने फोर्स लगाया, रुक गया, मतलब ये चलती हुई चीज को रोक भी सकता है। ठीक है, आपने क्रिकेट खेला होगा, बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने शॉट लगाया, बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। मतलब फोर्स लगाते ही जो आपने फोर्स आपने अपनी बैट से लगाया, उससे क्या हुआ कि बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। साथ में ये स्केल आप देख रहे हैं, इसके शेप एंड साइज में भी चेंजमेंट आ सकता है। तो अगर सबको हम सम अप करें तो फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच कैन आइदर चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, और इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो क्या अब ये हर एक बॉडी पे सेम इस तरीके से काम करेगा? नहीं, क्योंकि बॉडी अलग अलग होती हैं तो उन पे काम भी क्या होगा? अलग अलग होगा। क्योंकि हमारी बॉडी बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है रिजिड बॉडी, दूसरी क्या होती है? नॉन रिजिड बॉडी। अगर बात की जाए रिजिड बॉडी की, ऐसे आप ये रिमोट देख रहे हैं, मतलब हम इसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, सॉलिड है एकदम। तो ये क्या है? ये रिजिड का एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे आप ये स्केल देख रहे हैं, इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, तो ये किसका एग्जांपल है? नॉन रिजिड का एग्जांपल है। तो देखते हैं हम कि फोर्स रिजिड बॉडी पे क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता है। ऐसे मान लीजिए रिमोट है, रखा हुआ है, फोर्स लगाने पे चलने लगेगा, ठीक है, मतलब हाँ ये वाला होगा, ठीक है, चल रहा है, मान लो फोर्स लगाया, सामने से रुक गया, मतलब ये वाला भी होगा। अभी रिमोट ऐसे चल रहा है, हमने फोर्स लगाया, ऐसे चलने लगा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अब क्या भाई, हम रिमोट का फोर्स लगाएं, शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं? मान लो ये तो अभी थोड़ा सा डेलिकेट है, अगर कोई सॉलिड चीज लोहा हो, आप फोर्स लगाइए, क्या शेप एंड साइज चेंज होगा? तो नहीं, इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। तो ये किसके लिए था? रिजिड के लिए था। अब नॉन रिजिड में क्या होगा? मान लीजिए स्केल है, रुकी हुई है, चलने लगेगी, चल रही है, रुक जाएगी फोर्स लगाने पे, डायरेक्शन भी अभी ऐसे जा रही है, ऐसे जाने लगी, चेंज हो जाएगी, इसका शेप एंड साइज भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर बात की जाए इन तीनों की, तो ये रिजिड पे भी काम करते हैं और साथ में नॉन रिजिड पे भी काम करते हैं। जबकि जो लास्ट ऑप्शन है हमारा शेप एंड साइज वाला, ये रिजिड पे काम नहीं करता है, जबकि नॉन रिजिड पे काम करता है। मतलब हम किसी भी रिजिड बॉडी को अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में भी ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में भी ला सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मगर हम उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर बात की नॉन रिजिड की, तो हम उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ले आएंगे,
साथ में डायरेक्शन भी चेंज कर पाएंगे और मन किया तो शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सबने देखा होगा, आपने स्माइली बॉल से खेला होगा या फिर आपके घर में मम्मी आटा गूंथती होंगी, तो जैसे ही उसमें फोर्स लगता है तो उसका शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल इसका है, नॉन रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल है। अब आपको क्लियर है कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब फोर्स के SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसका सिंबल क्या होता है N। और अगर बात की जाए व्हाट इज अ CGS यूनिट ऑफ फोर्स, द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। सो एक न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन छुपी होती है, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। आई होप यहां से आपको एकदम क्लियर होगा कि फोर्स क्या होता है। अब देखो, अब आप किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो उसमें ये सब किसमें था, हमारे 9th क्लास में था, हम 10th क्लास में क्या सीखेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो उसके जो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन है उसमें किस तरह का चेंजमेंट आ सकता है। तो अगर आप फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी में तो बेसिकली उसमें 2 तरह के मोशन होंगे। मान लीजिए ये बॉडी अभी क्या है, ये फ्री टू मूव है, ठीक है। हमने इसमें फोर्स लगाया, ये सीधा चलना चालू हो गई, ठीक है। अब मान लो इसको हमने क्या किया, एक जगह फिक्स कर दिया, अब इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अब जो गोल गोल घूम रही है, नहीं घूम रही है। तो जो पहला केस था, इसमें मान लो ये बॉडी ऐसे फ्री टू मूव थी, हमने यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू किया, बॉडी सीधा चलना चालू हो गई, तो ये कौन सा केस था, लीनियर मोशन था, ठीक है। अब मगर हमने बॉडी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब क्या कर दिया, पिवटेड कर दिया। अब जैसे ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अब बॉडी सीधा क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रोटेशनल मोशन का। तो अगर हम बात करते हैं इफ अ बॉडी इज फ्री टू मूव, मतलब वो एकदम मूव करने के लिए क्या है, फ्री है, तो वो क्या करेगी, एक सीधी डायरेक्शन में जाएगी, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन या फिर ट्रांजिशनल मोशन। अगर किसी बॉडी को हम जब क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, पिवटेड का मतलब क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया है, तो वो फ्री टू मूव नहीं है ना, अब वो उसी पे गोल गोल घूमेगी, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपने कहा घर में चकिया, इससे आटा पीसा जाता है, अब शायद किसी घर में नहीं होती, बहुत कम घर में होगी, उस चकिया में बीच में पिवटेड होती है, अब वो उसी में गोल गोल घुमा करती है, तो ये किसका एग्जांपल है, रोटेशनल मोशन का। आई होप यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब क्योंकि बात आ गई है रोटेशनल मोशन की, तो अब देखेंगे जब वो गोल गोल घूमते हैं तो उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो जब कोई भी बॉडी गोल गोल घूमती है तो देखो एकदम सीधी सी बात है, जितना ज्यादा आप उस पर फोर्स लगाएंगे वो घूमेगी भी उतनी ज्यादा, ठीक है। साथ में जितनी दूर से आप उसे फोर्स लगाएंगे, कहां से, उसके पिवटेड पॉइंट से, मान लो ये बॉडी यहां से फिक्स है, अब अगर हमने यहां से फोर्स लगाना शुरू किया तो फोर्स हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा और मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या मिलेगा, हमको कम मिलेगा, ठीक है। अगर यहां से फोर्स लगाते हैं तो कम फोर्स में ही ज्यादा घूमेगी। तो अगर बात की जाए किसकी, मूवमेंट ऑफ फोर्स की, तो फोर्स जितना ज्यादा होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, और साथ में इस पिवटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस केस में भी क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट। अब जो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स है इसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, टॉर्क। तो अगर यहां से हम देखें तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्लाइड फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट। तो जब दोनों को हम सम अप करेंगे तो क्या बचेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही आपके बुक में डेफिनेशन दी हुई है कि टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट, या फिर आप बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो टॉर्क होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। फोर्स जितना ज्यादा होगा
टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। और पिवटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टॉर्क भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो यही हमने यहाँ पे लिख दिया इस चीज़ को। टर्निंग इफेक्ट ऑफ डिपेंड ऑन टू फैक्टर, ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड इजियर विल बी द टर्निंग। ठीक है, साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पिवटेड पॉइंट से, बॉडी को घुमाना उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और डिस्टेंस क्या होती है, मीटर होती है। तो इसीलिए हमारे टॉर्क की एसआई यूनिट क्या बन जाती है, न्यूटन इंटू मीटर। आई होप आपको यहाँ से क्लियर होगा कि टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है फोर्स का, फोर्स जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, इसको न्यूटन अपॉन मीटर कर देते, नहीं, ये क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। I hope this class will be highly helpful to you. Thank you.